स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका कंपनी में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू होता है उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स लगा मेरे कंपनी के ऑनबोर्डिंग के टाइम, और आपको भी वो सेम डॉक्यूमेंट्स लग सकता है अगर आप कोई भी एक अच्छे बड़े कंपनी में जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बाद आपको पहले क्या सबमिट करना पड़ता है, एंड फाइनली मैं बताऊँगा कि कितना स्मूथ होता है ये एंटायर प्रोसेस। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है और पहले क्या सबमिट करना पड़ता है। कोई भी कंपनी में आप मास रिक्रूटमेंट हो गया या फिर ऑन कैंपस ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, वहाँ पे आप कंपनी के लिए फॉर्म फिलअप करते हो, चाहे कॉलेज में वो कंपनी आ रहा है या फिर आप खुद से वो कंपनी के लिए बाहर अप्लाई कर रहे हैं। एक बार आपने उनका फॉर्म फिलअप किया तो फॉर्म में आप काफ़ी डिटेल्स भरते हो, अपना पर्सनल डिटेल्स भरते हो, उसके अलावा आप अपना रिज्यूमे अपलोड करते हो, आपका क्वालिफ़िकेशन बताते हो, आपका मार्कशीट वगैरह जो भी उनको चाहिए होता है, बेसिक डिटेल्स। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का फ़ोटो भी अपलोड करते हो। इतना हो जाने के बाद जब कंपनी का रिजल्ट आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, डिफरेंट क्या राउंड्स होते हैं वो तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी अलग मेरे प्लेसमेंट एक्सपीरियंस के वीडियो में बता चुका हूँ। सो ये सारे हो जाने के बाद आपका जो नेक्स्ट काम होता है दैट इज़ अबाउट योर ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कुछ लिस्ट बना रखा है, तो सबसे पहले आपको दोबारा अपलोड करना पड़ सकता है आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसके अलावा आपका जो हाईएस्ट डिग्री का सर्टिफिकेट है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपका इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट, और अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या फिर बीसीए कर रहे हो, देन वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। मास्टर्स डिग्री अगर आपका हाईएस्ट है, अगर आप एमटेक या फिर एमसीए कर रहे हो, देन आप मास्टर्स डिग्री का सर्टिफिकेट दे सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको फ़ोटो सबमिट करना पड़ सकता है, ताकि कंपनी का जब आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट होके आएगा या फिर कंपनी में जब आप, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है काफ़ी कंपनीज़ में, और जिन लोगों का वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है, जब ऑफिस जाएंगे तो आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, ऑफिस में एक्सेस कार्ड मिलेगा, तो वहाँ पे फ़ोटो प्रिंट करके लगने के लिए आपको फ़ोटो मांगा जा सकता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए भी ये यूज हो जाएगा। उसके अलावा जब सक्सेसफुली आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर में वो सारा डिटेल्स रहता है कि आपका कौन से कंपनी में जॉब है, उसका लोकेशन क्या है। मैक्सिमम का तो बेंगलुरु होता है, तो बेंगलोर में आपका कहाँ पे वो कंपनी का लोकेशन है। उसके अलावा कौन से डेट को आपका ज्वाइनिंग है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी लिखा जाता है। उसके अलावा आपका डिटेल्स रहता है, ताकि जब आप कंपनी में जाओगे, जो सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है या फिर आप एंटर करते हो, वहाँ पे आप जाके बोल सकते हो कि आज मेरा ज्वाइनिंग है एंड दिस इज़ द अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर से पता चलता है कि ओके यू आर दैट पर्सन, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा, एंड उसके बाद आप वो कंपनी में जाके काम कर सकते हो। दैट इज़ द डे 1 ऑफ ज्वाइनिंग। मेरा भी डे 1 होने वाला है, ऑनलाइन होगा, तो मैं वो एक्सपीरियंस बहुत जल्दी शेयर करूँगा। कल ही है मेरा अनबोर्डिंग, तो मैं उसका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके आप सभी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उसके अलावा कंपनी में आप काफ़ी सारे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स में एक आता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। कंपनी में आप जब काम करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, यूज़र नेम पासवर्ड मिलेंगे, कंपनी का डेटा मिलेगा, कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनका भी आपको डेटा मिल रहा होगा। तो उससे क्या होगा, आपको एक्सेस मिल गया तो आप चाहो तो उसका मिसयूज़ कर सकते हो। तो एग्रीमेंट में आप ये साइन करोगे कि मैं मिसयूज़ नहीं करूँगा या फिर मैं मिसयूज़ नहीं करूँगी। अगर आप मिसयूज़ किए तो फिर आपके अगेंस्ट ये सारे एलिगेशंस लगेंगे, या फिर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उसको कहलाया जाएगा, वायोलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो मेरे अगेंस्ट ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे, तो वो चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो, तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, और आप वहाँ पे साइन करोगे, डेट लिखोगे, तो आप एग्री करते हो। वो चीज़ का मतलब वही होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स को ध्यान से पढ़ना, सारे चीज़ों को पढ़ना। उसके अलावा काफ़ी सारे कॉम्प्लायंस फॉर्म्स होते हैं। कॉम्प्लायंस फॉर्म्स मतलब जैसे कि पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में
आपका जैसे दो चीज़ होता है, एक है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एक होता है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। यानी कि आपका एक फंड बनता है जहाँ पे आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे हर महीने अपने सैलरी से, आपका जो कंपनी रहेगा वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा हर महीने उसके अकॉर्डिंग। तो काफ़ी बार होता है कि आप सपोज 1,000 या 2,000 रुपये दे रहे हो तो कंपनी भी उतना ही अमाउंट 2,000 ऐड करता है, तो हर महीने 4,000 अमाउंट का एक डिपॉजिट बनते जाता है और वहाँ पे इंटरेस्ट मिलने लगता है। प्रोविडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्कीम है। तो इसके रिलेटेड आप डिटेल में चाहते हो मैं समझा दूँ कैसे क्या काम करता है, तो आई कैन मेक ए डेडिकेटेड वीडियो एज वेल। नेक्स्ट होता है ESIC। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका सैलरी 21,000 से कम है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलते हैं, कुछ लीव वगैरह हो गया, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया, तो वो चीज़ आप डिटेल में जाके ESIC के वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, गूगल करोगे तो मिल जाएगा। एंड जनरली 21,000 से ज़्यादा जिनका सैलरी होता है तो ESIC के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल डिटेल्स तो आप लोग भरते ही हो, जैसे घर का एड्रेस हो गया, कोई अगर ऑनबोर्डिंग किट वगैरह वो लोग भेजते हैं वो रिलेटेड आप कर सकते हो, है ना, मतलब डिटेल्स भर सकते हो। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिशन, एक एग्रीमेंट ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको पूछा जाएगा, सपोज आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हो, आपको कॉलेज की तरफ से डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है और ना ही आपको मार्कशीट मिला है, तो वहाँ पे आप एग्री करोगे कि जब मेरा कॉलेज का मार्कशीट आ जाएगा, जब डिग्री सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो ओरिजिनल या फिर उसी का फ़ोटोकॉपी मैं सबमिट करूँगा अपने कंपनी में। जैसे मेरा डिग्री सर्टिफिकेट आया नहीं है, मैं अपने व्लॉग में दिखाया था कि मैं कॉलेज गया था 4 कामों के लिए, उसमें से एक काम ये था कि मैं कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लेने गया था। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मतलब एक्चुअल डिग्री सर्टिफिकेट बोर्ड से आने से पहले, जो आपका इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से आने से पहले एक प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज के तरफ से, जिसमें ये मेंशन होता है कि आप अपना कॉलेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो और आप एक ग्रेजुएट कहला सकते हो। आप जिसमें एलिजिबिलिटी है एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, देयर यू कैन सबमिट दिस प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड अप्लाई। ओके, दैट इज ऑल अबाउट प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज अबाउट फॉर्म 11 EPF। EPF आपको मैंने बताया कि प्रोविडेंट फंड, तो EPF में आपको काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे और उसके रिलेटेड फॉर्म 11 होता है। फॉर्म 11 आपको फिलअप करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF। दूसरा एक चीज़ होता है EPS। EPS क्या होता है? एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। तो ये EPF EPS दो अलग चीज़ है। आपका एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्रिएट होता है, मतलब PF अकाउंट क्रिएट होता है और वहाँ पे उसका यूज़र ID पासवर्ड भी मिलता है। आप लॉगिन करके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो सारा डिटेल्स, कितना फ़ंड जमा हो चुका है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और लास्ट महीने का आया या नहीं आया, वो सारा चीज़ आप चेक कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स सभी में होते हैं, तो उसके बारे में आप पता कर लेना। और उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म भी आपको भरना पड़ता है, ताकि भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर बाई चांस आपका डेथ हो गया तो आपके डेथ के बाद वो सारा पैसा किसको दिया जाएगा। काफ़ी बार आप अपने पेरेंट्स का नाम लिखते हो, मम्मी का नाम, पापा का नाम, या फिर इमीडिएट आपके कोई छोटे भाई बहन है उनका नाम, या फिर दूर रिश्तेदार में किसी का नाम, या क्लोज सर्कल में, तो वो नाम आप लिख सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनेशन फॉर्म्स। काफ़ी सारे नॉमिनेशन फॉर्म्स भरते हो कि अगर एक्सीडेंट होता है तो ये फ़ंड किसको मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इश्यूज़ कुछ होता है तो फिर वो फ़ंड किसी को मिलेगा। तो ये सारे नॉमिनेशन फॉर्म्स भी आपको भरने पड़ते हैं, जो भी अदर बेनिफिट्स होता है। उसके अलावा मैंने आपको जैसे EPF बताया, तो फॉर्म 11 EPF हो जाएगा। और एक है फॉर्म F, दैट इज़ ग्रेचुइटी नॉमिनेशन। तो आफ्टर योर डेथ, ये भी उसी रिलेटेड है, गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो ये सारा जो फंड वगैरह है वो किसके अकाउंट में जाएगा, उसके रिलेटेड है आपका फॉर्म F। तो ये सारा होता है बेसिक डिटेल्स या फिर बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस बोल सकते हो, विच इज़ रिक्वायर्ड बिफोर योर ऑनबोर्डिंग। कंपनी में आप काम करने से पहले कुछ ऐसे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं जहाँ पे ये सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर से लेकर कुछ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स, उसके अलावा कॉम्प्लायंस फॉर्म्स, पर्सनल डिटेल्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आप एग्री करते हो। फॉर्म 11 दैट इज़ फॉर EPF, फॉर्म F दैट इज़ ग्रेचुइटी नॉमिनेशन। देन नॉमिनेशन फॉर्म में EPF EPS होता है।
एंड ये चीज़ होता है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपका ईपीएफ अकाउंट नहीं होता है, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट नहीं होता है। जैसे मैं फ्रेशर हूँ, आई एम 2000 बॉर्न, 2000 में मैं जन्मा हूँ, एंड 2022 में मेरा कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन, यानी कि 22 साल हो जाएगा अक्टूबर में। 21 साल में मैंने कंप्लीट कर लिया अपना ग्रेजुएशन, और यहाँ पे मुझे कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में काम किया हूँ, ना मैं कोई प्राइवेट कंपनी में काम किया हूँ। इंटर्नशिप किए हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसका जो भी आपका इंटर्नशिप सैलरी होता है, अमाउंट होता है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बट एक एज एन एम्प्लॉय मैं कहीं पे भी काम नहीं किया हूँ, तो उस वजह से मेरा फ्रेश पीएफ अकाउंट एक क्रिएट होगा। कब क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होता है, वो मैं आपको बता दूंगा अपने जर्नी शेयरिंग एक्सपीरियंस में। तो पीएफ अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा। जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सपोज मैं अभी ये जॉब में 1 साल 2 साल काम किया या फिर 3 साल काम किया, उसके बाद मुझे अगर कंपनी स्विच करना है या फिर कहीं और जाना है, उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी पीएफ अकाउंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार बन चुका है। उस टाइम पे मुझे और फ्रेशली क्रिएट नहीं करना है। आई जस्ट हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स। जो मेरे पास पीएफ अकाउंट का डिटेल्स होगा, आई जस्ट हैव टू शेयर द डिटेल्स विद देम कि ये मेरा नंबर है, आईडी है, जो भी होगा उसका मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। वो आप शेयर कर दोगे तो पीएफ अकाउंट दोबारा क्रिएट करने का जरूरत नहीं, वो एक ही बार बनता है। आपके पैन कार्ड, क्योंकि यू आर द टैक्स पेयर, तो टैक्स पे करते हो तो फिर पैन कार्ड बनता है उस ज़रिए से। परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं जैसे, पैन नंबर, है ना। तो ये सारे हैं, सारे डिटेल्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म फिलअप के टाइम भरते हो कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए, एक बार ऑनबोर्डिंग शुरू होने से पहले क्या करते हो, और प्रोसेस कितना स्मूथ होता है। तो प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होता है, सारा चीज़ ऑनलाइन है। और यहाँ पे 2 चीज़ होता है कि ये सभी को आप प्रिंट आउट लेके उसमें सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड कर सकते हो पीडीएफ, या फिर डिजिटल सिग्नेचर आता है, एडोब एक्रोबैट का आता है ई साइन, तो वहाँ पे आप ई साइन वगैरह भी कर सकते हो। आप अपना नाम बस टाइप करोगे, वो एक सिग्नेचर फॉन्ट में आ जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा। सो यू कैन प्रेफर बोथ द थिंग्स। मैं जब कॉलेज टाइम में था, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स का ऑनबोर्डिंग बहुत पहले हो गया। वो क्या करते थे, मेरे ये आईपैड में एप्पल पेंसिल के ज़रिए से पीडीएफ में वो अपना सिग्नेचर डायरेक्टली कर देते थे। तो कोई प्रिंट आउट लेके वापस उसको स्कैन करो, पीडीएफ बनाओ का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पीडीएफ में भी लिख लेते थे एंड ये पीडीएफ को वो अपलोड कर दिया, तो सिग्नेचर भी हो गया एंड अपलोड भी हो गया। सो दिस इज़ अ न्यू थिंग विच यू कैन ट्राई। अगर आपका पास आईपैड नहीं है, मोबाइल में भी आप सिग्नेचर करके पीडीएफ एडिटर में जाके वो सिग्नेचर को पेस्ट कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ई साइन। अगर आपको वेट साइन करना है, वेट साइन मतलब कि अगर उसको प्रिंट आउट करके साइन करके एंड दोबारा उसको स्कैन करके आप अपलोड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड वेट साइन। तो 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेरे कंपनी ने मुझे बोला कि आप दोनों कर सकते हो, ई साइन कर सकते हो, वेट साइन कर सकते हो, बट थिंग इज कि आपको कुछ दिनों बाद बोला जा सकता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हमारे कंपनी में मेल कर दो, है ना। मेल मतलब आप उसको भेज दो डायरेक्टली। तो डायरेक्टली कैसे भेजना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप प्रिंट आउट निकालो, साइन करो, स्कैन करके अपलोड कर दो। जो हार्ड कॉपी रहेगा वो डायरेक्टली आप हमारे कंपनी तक एड्रेस में भेज देना, है ना। तो मैंने वही किया है। ई साइन भी मैं कर सकता था, तो अभी बोला नहीं गया ई साइन के लिए रिकमेंडेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। आगे जब ऑनबोर्डिंग हो जाता है, मैं आपको ऑनबोर्डिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि डे 1 एट माई कंपनी कैसा होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा वीडियो तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को भी ऑन कर दो, ताकि इसी रिलेटेड अगर कुछ भी वीडियोस आपको अच्छा लगे और मिले तो तुरंत मिल जाएगा आपके नोटिफिकेशन में, यूट्यूब ऐप के नोटिफिकेशन में। एंड आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, मुझे एक प्यारा सा एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।